गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल पिछला क्लास में हम लोग फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 10 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न को बना लिए थे। आज से 11 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ डेट लिखा हुआ है 10 मई 2020, फिजिक्स क्लास 3, मतलब कि आज तीसरा दिन क्लास चल रहा है फिजिक्स का। मैं बार बार इस बात को बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 11 क्वेश्चन क्या है आपके किताब में। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो अगर एक अवतल दर्पण में आप चाहते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त करें तो आप अपना नोट्स उठाकर देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि जब भी अवतल दर्पण में अगर आपको आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो आपको वस्तु कहाँ रखना होगा। तो उसमें बताया गया होगा कि वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। पहले भी आपको बता दिया गया है, यहाँ भी हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 12 की जहाँ तक बात है तो 12 में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो सुनिए, अगर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा गया हो तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र कहने का मतलब C। तो अगर कोई वस्तु C पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब लिखना होगा। हाँ, प्रतिबिंब का आकार जो होगा से वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वस्तु के बराबर, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा तथा कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये सब आप लोग जान चुके हैं पहले। आगे क्वेश्चन नंबर 13, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा। देखिए वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देखिए फिगर हमने बना दिया है, अवतल दर्पण का फिगर है। इसमें अवतल दर्पण के सामने देखिए वस्तु को रख दिए हैं। अब जरा देखिए, यहाँ है अवतल दर्पण और यहाँ है वस्तु। तो आप बताएंगे अवतल दर्पण के दायां तरफ वस्तु रखा गया है या बायां तरफ रखा गया है। तो आप सीधा बोलेंगे कि नहीं सर, वस्तु तो बायां तरफ रखा गया है। तो आप जानते हैं कि अगर वस्तु बायां तरफ रखा गया है तो वस्तु दूरी बायां तरफ ही होगा। अगर वस्तु दूरी बायां तरफ ही होगा तो आप बताइए, अगर वस्तु दूरी बायां तरफ हो तो माइनस में चिन्ह होगा या प्लस में चिन्ह होगा। आप लोग जानते हैं दर्पण के बायां तरफ माइनस में चिन्ह होता है, दायां तरफ प्लस में चिन्ह होता है। तो वस्तु बायां तरफ है, इसका मतलब कि वस्तु दूरी बायां तरफ है, अर्थात आंसर हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ देखिए आंसर लिखा हुआ है ऋणात्मक। तो वस्तु को बायां तरफ रखने के कारण वस्तु दूरी बायां तरफ ही रहेगा और बायां तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो इसलिए हम लोग लिख दिए कि यहाँ ऋणात्मक आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसा अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमने एक अवतल दर्पण बना दिया है और फोकस यहाँ पे लिया है, अर्थात कि यहाँ फोकस दूरी F से P के बीच की दूरी 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर लिख दिया है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा था 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला चित्र आपको दिखा दिया है। इस अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो सुनिए, अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो आप लोग जानते हैं जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सीधे तो गुना हो जाता है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। वही बात यहाँ लिखा गया है कि P से F की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो P से C के बीच की दूरी 10 दूनी के 20। आप लोग जानते हैं कि सीधा दोगुना हो जाता है C की दूरी P बिंदु से।
तो P से C की दूरी हो गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि P से F की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और वस्तु को 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है। तो आप सोचिए यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ है 20 सेंटीमीटर, तो 10 और 20 के बीच में ही ना 15 सेंटीमीटर होगा। हमने मान लिया यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हो जाता है दूरी, इस जगह का दूरी P से 15 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हमने बीच में वस्तु को ले लिया। अब बताइए अगर वस्तु यहाँ पे रहता है 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रहता है, इसका कहने का मतलब हुआ कि वस्तु अवतल दर्पण के सामने F और C के बीच है। अब जरा बताएंगे अगर F और C के बीच में वस्तु रहता है अवतल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनता है। तो यही आपको आंसर लिखना है कि प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनेगा। और देखिए कैसा प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, साथ ही साथ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ये बात आपको बता दिया गया है, वही यहाँ पे आंसर के रूप में हमने लिख दिया है जो आपके सामने। आगे क्वेश्चन 15 है कि अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को C बिंदु पे रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वही आंसर में यहाँ लिख दिए हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। तो वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप लोग पढ़े हैं उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, काल्पनिक को ही हम लोग आभासी बोलते हैं। तो आंसर हो गया उत्तल दर्पण। 17 है क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो नहीं, कभी भी नहीं बनाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को। उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब को नहीं बनाता है, जब भी बनाएगा तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो लिखेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है नहीं। 18 में क्या है, एक दर्पण की फोकस दूरी F बराबर -15 सेंटीमीटर है। यह उत्तल दर्पण है या अवतल, यही पूछ रहा है। तो देखिए अगर जिसका फोकस दूरी माइनस में होता है, माइनस में कहने का मतलब ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक किसका होता है, तो अवतल दर्पण का। याद रखेंगे ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल दर्पण का होता है और धनात्मक फोकस दूरी उत्तल दर्पण का होता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे चित्र द्वारा भी हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जब भी फोकस होता है तो बाईं तरफ होता है। अब जरा सोचिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाईं तरफ है, इसका मतलब कि बाईं तरफ रहने से हम समझ जाते हैं कि ये यहाँ पे फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण में देखेंगे तो फोकस उधर रहता है, कहने का मतलब हुआ फोकस दूरी उधर ही होगा, फोकस दूरी दायां तरफ ही होगा। अगर फोकस दूरी दायां तरफ होगा तो हम सीधा समझते हैं अगर दायां तरफ जो भी दूरियां ली जाती है वो प्लस में ली जाती है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दायां तरफ है, इसका मतलब कि यहाँ पे फोकस दूरी उत्तल दर्पण का धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक मान दिया हुआ है फोकस दूरी का, ऋणात्मक मान किसका हो जाएगा, आप चित्र देखकर बता दीजिए। ऋणात्मक मान अवतल दर्पण में होता है और धनात्मक मान उत्तल दर्पण में होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे अवतल दर्पण है। ये आंसर हो गया आपका, अवतल दर्पण का मान ऋणात्मक होगा, मतलब अवतल दर्पण की जितना भी फोकस दूरी होगा उसका मान ऋणात्मक होगा। यही वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें।
आपको लिखवा दिया गया है पहले ही आवर्धन की परिभाषा, जो देखिए यहाँ पर भी एक बार फिर से लिख दिया गया है। आगे देखेंगे आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। आपको याद रखना है आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अगर पूछे आपसे कि आवर्धन m का धनात्मक मान क्या बताता है, तो आपको यही बताना है कि धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। अगर m का ऋणात्मक मान के बारे में पूछेगा तो प्रतिबिंब उल्टा, और धनात्मक मान के बारे में पूछेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यही उसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि m का ऋणात्मक मान क्या बताता है, तो हम जानते हैं कि m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अगर वस्तु इस तरह से रखा गया है तो प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, मतलब कि वस्तु से सीधा उल्टा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है, यही बताता है m का ऋणात्मक मान। आगे देखेंगे एक इसमें एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। क्लास में बहुत बार बता दिया गया है, लेकिन फिर भी हम देखिए एक बार चलते हैं, आपको बना देते हैं। लिखेंगे सोल्व लिखने के बाद कि दिया है, देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए, वक्रता त्रिज्या 20 है। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब r बराबर 20 सेंटीमीटर। देखिए वक्रता त्रिज्या मतलब r 20 सेंटीमीटर दे दिया है। आपको निकालना क्या है, फोकस दूरी, मतलब कि आपको f निकाल लेना है। लिख देंगे f बराबर वाट, मतलब यहाँ पे f निकाल देना है, f पता नहीं है और r पता है 20 सेंटीमीटर। अब बताइए आप लोग फार्मूला जानते हैं, f नहीं, देखिए इस तरह से दिखाया गया होगा, r बराबर 2 गुने f। अब बताइए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ के चिन्ह देने के बाद r के जगह पर बताइए कुछ, तो दिया हुआ है 20, यहाँ लिख देंगे 20, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, गुना है तो गुना। अब बताइए f के जगह पर क्या रखा जा सकता है, तो यहाँ पे f के जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो f के जगह पे f ही रहने देंगे, f यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे चिन्ह देने के बाद आगे बढ़ेंगे, 20 को 20 लिखेंगे, लेकिन बराबर के उस साइड 2 है तो 2 को इधर लाएंगे, उधर गुना में 2 है तो इधर आएगा, तो 2 भाग में हो जाएगा। बराबर के चिन्ह दीजिए और f लिख दीजिए, जो 2 था यहाँ भागा में आ गया। अब देखिए अगर भाग देंगे तो 2 से कट जाता है 10 बार में, मतलब कि 10 आ गया आपका आंसर। f बराबर 10 लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, या 10 आया हुआ है, 10 बराबर f, मतलब कि f बराबर 10 सेंटीमीटर। यही तो f है, यही तो फोकस दूरी है, इसी को निकालना था हम लोग। f बराबर 10 सेंटीमीटर ला दिए, लिख लीजिए, यही हो गया आपका आंसर। वीडियो को पॉज करेंगे और इतना लिख लेंगे। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्तल दर्पण के एक उपयोग को बताएं। तो उत्तल दर्पण का एक उपयोग आप लोग बता दीजिए। वाहनों के साइड मिरर के रूप में, जितना भी वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल हो, बस हो या टेम्पो हो, कुछ भी हो, उसमें जो साइड मिरर के रूप में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए, जिस साइड मिरर के रूप में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। आपको लिखवा दिया गया है, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यहाँ पे लिख दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। चलिए न्यूमेरिकल की तरह है, हम बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे कि दिया है बताइए क्या दिया हुआ है। साफ दिया हुआ है कि दर्पण उत्तल है। देखिए यहाँ पे फिगर हमने उत्तल दर्पण का बना दिया है,
चलिए मानिए यही उत्तल दर्पण है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि P से C के बीच की दूरी है 32 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है E बिंदु से E बिंदु के बीच की दूरी 32 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, मतलब लिख लेंगे कि R बराबर 32 सेंटीमीटर। आप सुनिए यहाँ पे 32 सेंटीमीटर तो लिख दिया गया है, लेकिन 32 के पहले प्लस लिखें या माइनस लिखें तो सुनिए कि दर्पण को देखकर आप समझिए कि यहाँ जो वक्रता त्रिज्या की दूरी है दर्पण से दाईं तरफ है, तो जितना भी दूरी दाईं तरफ होता है उसको हम प्लस में लेते हैं। ये बात पहले ही बता दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R बराबर प्लस 32, क्योंकि यह दर्पण उत्तल है और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या की दूरी दर्पण से दाईं तरफ होती है और दाईं तरफ वाला को प्लस लेते हैं, तो प्लस 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पे निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी कहने का मतलब F निकालना है, F बराबर वाट लिखा हुआ है। अब बताइए फार्मूला होता है चूंकि R बराबर 2 गुने F, क्या के चिन्ह देंगे, R की जगह पर 32 लिख देंगे, 2 की जगह पे 2 लिखेंगे और F की जगह पे F ही छोड़ देंगे क्योंकि F दिया हुआ नहीं। अब देखिए यहाँ के चिन्ह देंगे तो 32 के 32 ही लिखेंगे, जो 2 गुना में है उसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा और बराबर के चिन्ह दे के उधर F लिख देंगे। 2 से काटेंगे 32 को तो 16 बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए लिख देते हैं आंसर 16 आ गया, F बराबर मतलब लिखेंगे 16 बराबर F, या इसको पलट के लिख दीजिए F बराबर 16 सेंटीमीटर। अब यही है आपका आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में कि काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आपको काल्पनिक प्रतिबिंब लिखा दिया गया है, तो यहाँ पे टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप आंसर लिख लेंगे, खाली जगह दिया हुआ है कि वह काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आपको नोट्स में लिखवा दिया गया है पहले। तो चलिए यहाँ भी आप नोट्स से भर लेंगे और वीडियो को पॉज कीजिए, इतना लिख लीजिए 24 तक।